दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में ये हमारा दूसरा वीडियो है। आइए देखते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं कैसे कैसे संविधान का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान की मांग। तो कब कब संविधान की मांग हुई, कैसे शुरू हुआ। तो सबसे पहले 1934 में। तो 1934 में क्या हुआ, सबसे पहले M.N. राय ने इसका सुझाव दिया था कि संविधान सभा का गठन किया जाए। और ये M.N. राय जो थे वामपंथी नेता थे। इसके बाद फिर एक साल बाद 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इसकी मांग की। ठीक, तो 1935 के बाद फिर कुछ दिन थोड़ा टाइम लगा और उसके बाद 1938 में 3 साल बाद 1938 में क्या हुआ कि कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा कर दी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का जो निर्माण है, जब हमारा भारत स्वतंत्र होगा उसके बाद जो संविधान का निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार से चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक, तो उस समय क्या था कि ये घोषणा कर दी गई नेहरू जी के द्वारा। अब होता क्या है कि नेहरू की जो शर्त थी, इसी शर्त को सरकार ने क्या किया, सैद्धांतिक रूप दिया और 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव आया था, तो अगस्त प्रस्ताव में इसको शामिल कर लिया। ठीक, तो 1934 से लेकर 1940 तक ये काम हुआ। अब आते हैं 1942 में। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में भी इस तरह की व्यवस्था थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया। तो जब 1942 में यह स्वीकार हो गया, उसके बाद फिर 1946 में आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जब आया तो इसी के द्वारा फिर संविधान सभा का क्या हुआ, गठन हुआ। तो ये 1940 का जो कैबिनेट मिशन है, यही आधार बना हमारे संविधान सभा का। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं संविधान सभा का गठन। ठीक, तो संविधान सभा का गठन होना था, तो अब इसमें सदस्य संख्या कितनी थी, 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य कहाँ से थे, ब्रिटिश भारत से, और 93 सदस्य कहाँ से थे, देशी रियासतों से। और देशी रियासतों के पास ये अधिकार था कि इनके जो प्रतिनिधि थे वो इन्हीं के द्वारा चुने जाने थे, यही अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे। अब ये जो 292 सदस्य थे, इनको भी डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो 292 सदस्य थे, तो ये 296 सदस्य थे ब्रिटिश भारत से। ठीक है, तो 296 सदस्यों को डिवाइड कर दिया गया था। तो 296 में से 292 सदस्य कैसे चुने जाने थे, ब्रिटिश जो 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे वहाँ से चुन के आने थे। ठीक है, और यहाँ पे 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में सीटों का जो आवंटन था वो 3 समुदायों के बीच में किया गया था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। बचे 4 सदस्य, तो जो 4 सदस्य थे वो मुख्य आयुक्तों के प्रांत से होकर आने थे। ठीक, अब सीटों का आवंटन कैसे था, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी। चुनाव कैसे होना था, तो एकल संक्रमणीय मत के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुनाव होना था। और कैसे था, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष चुनाव था नहीं है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि चुनाव संविधान सभा में जो सदस्यों का चुनाव था वो कैसा था, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाना था, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वो चुने नहीं गए थे। ठीक, अतः इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संविधान सभा जो थी वो आंशिक रूप से चुनी गई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। आगे बढ़ते हैं। अब संविधान सभा के लिए चुनाव होने के बाद, जब चुनाव हो गए संविधान सभा के, तब क्या हुआ। चुनाव होने के बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ, तो अब देखते हैं ये जो 296 सीटें थी जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत से चुन के आने थे, तो उन सीटों में किसे किसे क्या क्या मिला। तो कांग्रेस को कितनी मिली, 208। मुस्लिम लीग को कितनी मिली, 73। निर्दलीय कितने जीते, 8।
और छोटी पार्टी थी कुछ, तो छोटी पार्टी थी तो 7 सीटें छोटी छोटी पार्टियों में बट गई, और जो 7 पार्टियां थी छोटी छोटी तो सबको एक एक सीट मिल गई। ठीक, अब देशी रियासतों की जो 93 सीटें आरक्षित थीं उनके साथ क्या हुआ, ये सीटें पूरी भर नहीं पाई थीं। क्यों? क्योंकि जो देशी रियासतें थीं उन लोगों ने क्या किया था, अपने आप को संविधान सभा से अलग रखने का फैसला कर लिया था, जिसकी वजह से ये सीटें भरी नहीं, सदस्यों को चुनाव हुआ नहीं। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो चुनाव हुआ था संविधान सभा का, इस चुनाव में गांधी जी को छोड़कर सभी लोग शामिल थे। संविधान सभा के चुनाव में गांधी जी शामिल नहीं थे, इस बात को याद रखिएगा। चलो, अब चुनाव हो गया, सीटें भी बट गईं। अब संविधान सभा बनने के बाद उसकी बैठकें शुरू हुई। ठीक, तो बैठक कैसे कैसे हुई ये देखते हैं। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया कि पाकिस्तान की मांग को लेकर बैठक का बहिष्कार कर दिया। पहली ही बैठक में नौटंकी शुरू। तो जब बैठक का बहिष्कार किया, इसीलिए बैठक में केवल 211 सदस्य ही शामिल हुए थे। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 में, तो उसमें कितने सदस्य शामिल हुए थे? 211 सदस्य। ठीक है, और इस बैठक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये अस्थायी रूप से थे। ठीक, अब आते हैं दूसरी बैठक कब हुई। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। वो 2 उपाध्यक्ष कौन कौन से थे? H.C. मुखर्जी और कृष्णामाचारी। अब आते हैं हम लोग तीसरी बैठक में। तीसरी बैठक को उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, जो कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया था, प्रस्तुत किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव में संविधान की संरचना की झलक दिखाई थी, मतलब संविधान कैसा होगा, हम कैसे बनेगा पूरा, एक मतलब प्रो फार्मा उन्होंने दिखा दिया था, पूरा डायग्राम बना के कि भाई ऐसे ऐसे होगा। अब संविधान बनना शुरू हो गया। तो संविधान कब बनकर तैयार हुआ पूरा? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे संविधान बनने में। संविधान बन के तैयार हो गया था। और ये 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में टोटल कितनी बैठकें हुई थी? 11 बैठकें हुई थी। और अंतिम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? 24 जनवरी 1950 को। ठीक, अब ये देख लेते हैं कि संविधान में फिर क्या क्या अपनाया गया और कब कब अपनाया गया। तो अपनाई गई चीज़ें देखिए, मैंने अपने हिसाब से नोट्स को तैयार किया है, बहुत अच्छे से हर एक फैक्ट को बाकायदा सिस्टम से रख के तैयार किया है। इसको आप पढ़िए, निश्चित रूप से इसमें आपको 100% फ़ायदा होगा और कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा पॉलिटी का। चाहे आप IAS का एग्ज़ाम दीजिए, PCS का दीजिए, RO का दीजिए, कोई भी स्टेट PCS दीजिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखते हैं अपनाई गई चीज़ें। तो 22 जुलाई 1947 को क्या अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। फिर 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया था? राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, और राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की समितियों के बारे में देखते हैं। तो संविधान सभा में बहुत सारी समितियां बनी थीं, जिसमें से 8 बड़ी समितियां थीं और 13 छोटी समितियां थीं। सब के बारे में देखेंगे हम लोग, देखते हैं। तो 8 बड़ी समितियों के बारे में देख लेते हैं। पहले संघ शक्ति समिति, राज्यों के लिए समिति और संघीय संविधान समिति। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। प्रारूप समिति, अंबेडकर जी थे। प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय
तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। ठीक, तो ये 8 समितियां हो गई जिनके अध्यक्ष भी हमने देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब छोटी समितियों को भी देख लेते हैं। तो वित्त एवं कर्मचारी समिति, जिसे स्टाफ समिति के नाम से भी जाना जाता है, इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति, राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक या क्रेडेंशियल समिति, कृष्णा स्वामी अय्यर। सदन समिति, पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति, के.एम. मुंशी। संविधान सभा के कार्यों के लिए बनाई गई समिति, जी.वी. मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, एस. वरदाचारी। तो जो एस. वरदाचारी थे ये सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन यहाँ पे इनको अध्यक्ष बनाया गया था इस चीज़ का, ये वाली समिति का। मुख्य आयुक्तों के प्रांत के लिए जो समिति बनी थी, पट्टाभी सीतारमैया। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों के लिए समिति, नलिनी रंजन सरकार। ये भी सभा के सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग, एस.के. धर। ये भी सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए एक समिति बनी थी, किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। प्रेस दीर्घा समिति, उषा सेन। नागरिकता पर तदर्थ समिति, एस. वर्धाचारी। ये सभा के सदस्य नहीं थे। तो ऐसे 3 अध्यक्ष मिले हमें समितियों के जो सभा के सदस्य नहीं थे। तो संविधान सभा के सदस्य ना होने के बावजूद भी समितियों के अध्यक्ष बनाए गए थे। वो कौन कौन थे? वर्धाचारी, नलिनी रंजन सरकार और एस.के. धर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, प्रारूप समिति के बारे में देखते हैं। तो प्रारूप समिति, जितनी भी समितियां बनी थी सभी समितियों में ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। और इसमें कुल सदस्य कितने थे? 7। तो अध्यक्ष कौन था प्रारूप समिति का? B.R. अम्बेडकर। अब 6 लोग और बचे हैं। कौन कौन से? गोपाला स्वामी आयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव और टी.टी. कृष्णामाचारी। अब के.एम. मुंशी के बारे में देखते हैं। तो के.एम. मुंशी जो थे एकमात्र कांग्रेसी थे जो इस समिति में शामिल हुए थे, प्रारूप समिति में। तो प्रारूप समिति में शामिल एकमात्र कांग्रेसी कौन थे? के.एम. मुंशी। अब माधवराव के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि बी.एल. मित्र की जगह ली थी। हुआ क्या था कि बी.एल. मित्र बीमार चल रहे थे काफ़ी, तो बी.एल. मित्र ने क्या किया कि इस्तीफ़ा दे दिया। तो इस्तीफ़ा देने के बाद बी.एल. मित्र की जगह किसने ली थी? माधवराव ने। यही कुछ कहानी टी.टी. कृष्णामाचारी के साथ बनी। इन्होंने क्या किया? डी.पी. खेतान की जगह ली थी। डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो डी.पी. खेतान की जगह कौन आ गया था? कृष्णामाचारी। अब देखते हैं आगे प्रारूप समिति के काम कैसे कैसे हुए। तो होता क्या है कि जब प्रारूप समिति का गठन हो गया तो प्रारूप समिति ने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। पहला प्रारूप तैयार करके उसे फरवरी 1948 में प्रकाशित कर दिया। ठीक है, तो जब प्रकाशित किया, फिर प्रकाशित करने के बाद इसमें जनता की राय मांगी गई और उस राय को देने के लिए कितना टाइम दिया गया? 8 महीने का टाइम दिया गया। ठीक है, तो उस 8 महीने के दौरान लोगों की शिकायतें आईं, आलोचनाएं आईं, कई सारे संशोधन की भी सिफारिशें आईं। ये सब होने के बाद समिति ने क्या किया कि सबका एक बढ़िया से पूरा डायग्राम तैयार किया और उसके बाद फिर एक दूसरा प्रारूप तैयार किया। और वो दूसरा प्रारूप कब पेश किया? अक्टूबर 1948 में। ठीक, इतना हो गया। हाँ, एक पॉइंट अलग से है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि
कि जो माउंटबेटन योजना थी, तो माउंटबेटन योजना के तहत 389 सीटों की जगह 299 सीटें हो गई थी। जब माउंटबेटन योजना आई थी तो 389 सीटें थी ना संविधान सभा में, तो 389 सीटों से घटा के कितनी कर दी गई थी? 299। आगे बढ़ते हैं। अब संविधान जो है प्रभाव में कैसे आया ये देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब क्या हुआ कि अंबेडकर जी ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का वो जो प्रारूप बनाया था, दूसरा वाला प्रारूप को सभा के सामने पेश किया। इस पर 5 दिन तक खूब बढ़िया से बहस हुई, चर्चा हुई। उसके बाद फिर बैठक स्थगित हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 15 नवंबर को दूसरी बैठक हुई सभा की, 15 नवंबर 1948 को फिर से बहस शुरू हुई। इसमें 2 दिन की खूब कड़ी बहस के बाद उसमें बहुत सारे संशोधन आए। 7,653 संशोधन का प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें से केवल 2,473 संशोधन पर ही चर्चा हो पाई। ये पॉइंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार दिमाग में रखिएगा। अब दूसरी बैठक के बाद जब तीसरी बार बैठक हुई, कब? 14 नवंबर 1949 को। 1 साल बाद बैठक होती है तीसरी, ध्यान देने वाली बात है ये, 1 साल बाद। ठीक, 14 नवंबर 1949 को जब तीसरी बैठक हुई, फिर यहाँ पे अंबेडकर जी ने क्या किया कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक एक प्रस्ताव पेश किया, और उस प्रस्ताव पर 284 सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ। कितने सदस्यों का? 284 सदस्यों का हस्ताक्षर करा लिया गया और साइन करा के 26 नवंबर 1949 को ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया। ठीक है, तो मतलब संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक, तो संविधान वैसे देखा जाए तो संविधान कब लागू हुआ है? 26 नवंबर 1949 को। कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ये डेट याद रखिएगा। अब देखते हैं, इस दिन अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, अब क्या होता है कि इस प्रस्तावना को जब पूरा संविधान लागू हो गया था, लागू होने के बाद लागू किया गया था, तुरंत लागू नहीं हुई थी प्रस्तावना। ठीक, कुछ चीज़ें बची हुई थी लागू करने के लिए। अगला पॉइंट, आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है? B.R. अम्बेडकर को। अब देखते हैं हम लोग संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। तो संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ठीक, हालांकि संविधान के बहुत सारे भाग 26 नवंबर 1949 को स्वतः ही लागू हो गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से जो लागू हुआ संविधान वो 26 जनवरी 1950 को। संविधान अब जो पूर्ण रूप से लागू हो गया, तो संविधान की शुरुआत के साथ ही क्या किया गया? क्या क्या समाप्त हुआ था? स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935, ये दोनों क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए। उनकी ज़रूरत थी नहीं, अब अपने पास खुद का संविधान था। लेकिन एक चीज़ लागू रही थी, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949, ये लागू रहा था। अब आगे देखते हैं। कांग्रेस की एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी, किस लिए थी ये भी देखते हैं। तो संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए कांग्रेस ने इसका गठन किया था। ठीक है, तो इसमें सदस्य कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली, के.एम. मुंशी, गोपाला स्वामी आयंगर, के.टी. सेठ, गाडगिल, कबीर और संथानम। ठीक, बाद में क्या हुआ कि इसमें कृष्ण कृपलानी को भी शामिल कर लिया गया था। तो बाद में शामिल हुए थे कौन? कृष्ण कृपलानी। अब आगे बढ़ते हैं। अब संविधान सभा बन तो गई, पूरा संविधान बन गया और जो सिस्टम था पूरा सब सेट हो गया, लेकिन हुआ क्या कि संविधान सभा की कुछ आलोचनाएं भी हुई। तो उन आलोचनाओं का आधार क्या था ये देखते हैं हम लोग। तो
आधार पहला यही देख लेते हैं कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। क्यों नहीं थी प्रतिनिधि निकाय? क्योंकि सदस्यों का जो चुनाव था वो लोगों के द्वारा वयस्क मताधिकार से हुआ ही नहीं था, तो इसलिए कई विद्वान कहते हैं कि ये प्रतिनिधि निकाय थी ही नहीं। फिर इसमें संप्रभुता का अभाव था। संप्रभुता का अभाव कैसे था? क्योंकि जो इसका निर्माण है वो ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ था। और कभी कभी तो ये भी कहा जाता है कि जो संविधान सभा अपनी बैठकें करती थी तो बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती थी, तो संप्रभुता का अभाव था। समय की बर्बादी, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था बनाने में, बहुत समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। आगे देखते हैं कांग्रेस का प्रभुत्व। तो विद्वान कहते हैं कि भाई संविधान सभा में कांग्रेस का दबदबा था, कांग्रेस का प्रभुत्व था। ठीक, तो इस पर कई विद्वान कहते हैं, जैसे एक विद्वान निकले ग्रैनविले ऑस्टिन, तो ये क्या कहते हैं कि संविधान सभा एक दलीय देश का दलीय निकाय है, साथ ही कांग्रेस मतलब सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। तो संविधान सभा एक दलीय देश का दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये किसने कहा था? ग्रैनविले ऑस्टिन ने। अब कुछ विद्वान इसे क्या कहते हैं? वकील और राजनीतिज्ञों का कहते हैं कि इसमें प्रभुत्व था। कैसे? क्योंकि इसी की वजह से संविधान का बहुत आकार बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और जटिल भाषा भी हो गई। ठीक है, आम लोगों को समझ में नहीं आती जल्दी। फिर हिंदुओं का प्रभुत्व, तो कई विद्वान कहते हैं कि इसमें हिंदुओं को ज़्यादा प्रभुत्व था और जाति के लोगों को लिया ही नहीं गया और धर्म के लोगों को लिया ही नहीं गया। जैसे संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा? किसने कहा था हिंदुओं का निकाय? लॉर्ड विंसकाउंट ने। वहीं पे एक विद्वान और निकले, उन्होंने क्या कहा कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। ये किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। अब और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। संविधान सभा का प्रतीक अर्थात मोहर क्या थी? हाथी। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। संविधान सभा का सचिव कौन था? VR आयंगर। संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन कौन था? LN मुखर्जी। और संविधान सभा के मुख्य सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जो संविधान का मूल संस्करण था, मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसने की थी? नंदलाल बोस और राम मनोहर ने। ठीक, अब जब प्रस्तावना लिखी गई तो मूल प्रस्तावना का जो हस्तलिखित प्रारूप था वो किसने बनाया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और इस मूल प्रस्तावना की सजावट किसने की थी? राम मनोहर ने। मूल संविधान का हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? मतलब मूल संविधान का हिंदी संस्करण किसने लिखा था? वसंत कृष्ण ने। और इसकी सजावट किसने की थी? नंदलाल बोस ने। अब मूल संविधान में हिंदी भाषा को कब जोड़ा गया? तो मूल संविधान में तो इसका प्रावधान था नहीं, जब कोई प्रावधान था नहीं, बाद में फिर कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 58वां संविधान संशोधन 1987। इसके तहत भाग 22 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 394A। ठीक, तो इसके तहत भाग 22 में एक नया अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया था? 394A, हिंदी भाषा के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 296 सीटें थी, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ना पीछे, 296 सीटें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए आरक्षित थी, वहीं से चुन के आने थे टोटल 11 प्रांतों से। तो वो जो 296 सीटें थी उनमें अब हम लोग ये जाति धर्म के आधार पर देख लेते हैं किसको किसको कितनी कितनी मिली थी। ठीक है, हिंदुओं को कितनी मिली? 163, मुस्लिम को 80, अनुसूचित जाति को 31,
भारतीय ईसाई को 6, पिछड़ी जनजाति को 6, सिख को 4, एंग्लो इंडियन को 3, पारसी को 3। ठीक। अब अपने संविधान में तो अब देख ही रहे हैं कितने सारे अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं और उनके अब सब आर्टिकल भी निकल आए तो 400 प्लस चले गए। लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ पे बहुत कम अनुच्छेदों में अच्छे से संविधान चल रहा है, तो वो देख लेते हैं। जैसे यूएसए में तो केवल 7 अनुच्छेद हैं यूएसए के संविधान में। कनाडा में कितने? 147 अनुच्छेद। ऑस्ट्रेलिया में 128, दक्षिण अफ्रीका में 153। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नेशनल पार्टी के बारे में देख लेते हैं, कैसे नेशनल पार्टी बनती है। भारत की जो राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, तो देखते हैं। राष्ट्रीय पार्टी का अगर दर्जा पाना है भारत में तो क्या शर्तें होनी चाहिए। पहली शर्त है कि लोकसभा में कम से कम कितनी प्रतिशत सीटें उसे प्राप्त होनी चाहिए, तो लोकसभा की कुल सीटों का उसे कम से कम 2% सीट मिली होनी चाहिए, और वो भी 3 अलग अलग राज्यों से। पहली शर्त। उसके बाद लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में डाले गए वोट का कितना प्रतिशत उसको प्राप्त होना चाहिए? 6%, कम से कम 4 राज्यों से। और पार्टी को 4 अलग अलग राज्यों में राजकीय पार्टी, स्टेट पार्टी के रूप में पहचान मिली होनी चाहिए। ठीक, तो ये शर्तें हैं, क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी बनने के लिए। अब कुछ नेशनल पार्टी हैं यहाँ पे, कितनी है नेशनल पार्टी तो ये देख लीजिए, और कब कब बनी थी वो ये भी देख लेते हैं। तृणमूल कांग्रेस 1998 में, बीएसपी 1984, भाजपा 1980, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925, सीपीआईएम 1964, कांग्रेस 1885, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999, एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013, आम आदमी पार्टी 2012। तो ये नेशनल पार्टी हो गई। अब कुछ और देखते हैं पॉइंट। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब लाया गया था? तो क्रिप्स मिशन में लाया गया था 1942। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा ने कब पारित किया था? 22 जनवरी 1947। संविधान सभा की 11 बैठकों में कुल कितने दिन शामिल थे? 165 दिन। संविधान सभा में राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? कृष्णामाचारी। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव। आगे बढ़ते हैं। B.R. अम्बेडकर जो थे, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था ये देख लेते हैं। तो पहले तो B.R. अम्बेडकर बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित होकर आए थे। ठीक, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब ये क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया तब फिर वो बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र में पहले से एक सदस्य थे चुने हुए। ठीक है, कौन थे? M.R. जैकर।
तो अंबेडकर जी के लिए यहाँ पर कांग्रेसी नेता एम.आर. जैकर ने त्यागपत्र दे दिया था। फिर यहाँ पर उपचुनाव कराए गए और उस उपचुनाव में अंबेडकर जी जीत कर आ गए थे। ठीक, तो अंबेडकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को एमपी के माहो जिले में। मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में। ठीक, और आगे के पॉइंट देख लेते हैं। संविधान सभा में जो वयस्क मताधिकार था, तो वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को राजनीतिक पार्टी के रूप में भंग कर देना चाहिए? गांधी जी ने। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, ये किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने। ठीक, तो आज हम लोग ये वाले वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग संविधान के स्रोत पढ़ेंगे। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।